वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने का पहला पार्ट था वो। उसके अंदर हमने काफ़ी स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए थे। आई थिंक हमने हाइपोथेसिस तक को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है रीजनिंग। कहता है कि बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम एंड फार्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। कि बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, एंड जो है ना उसको उसकी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं रीजनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके। हाइपोथेसिस क्या होता है कि लेट्स सपोज एक साइंटिस्ट है तो उसको प्रीवियस नॉलेज होगी किसी भी एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन करके वो अपना एक अंदाज़ा लगाता है किसी भी प्रॉब्लम का। जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी वजह जानना ज़रूरी है कि जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो क्यों हुई। तो रीज़न देते हैं बायोलॉजिस्ट। पहले रीज़न देंगे कि हाँ ये वजह हो सकती है, इस वजह से वो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हुई होगी, ठीक है। उसके बाद वो एक अंदाज़ा लगाते हैं। वो अंदाज़ा होता है कि किसी भी कोई भी अंदाज़ा होगा, फिर उस अंदाजे पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा हत्ता कि उस जो साइंटिस्ट है जो बायोलॉजिस्ट है उसने अंदाज़ा ठीक लगाया या गलत। हाइपोथेसिस जो होता है वो बायोलॉजिकल मेथड का या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का की कंपोनेंट होता है, ठीक है। रीज़न देगा साइंटिस्ट कि ये रीज़न हो सकता है इस बीमारी के बढ़ जाने का, इस प्रॉब्लम के बढ़ जाने का। फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि भाई हाँ, लेट्स सपोज वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ थी, क्या रीज़न था, ठीक है। हाइपोथेसिस तो मैं पहले बता के आ चुका हूँ कि अंदाज़ा लगाने को कहते हैं। फिर उस अंदाजे को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो है ना वो टेस्ट किया जाता है, क्या उस साइंटिस्ट का अंदाज़ा ठीक था या गलत था। अगर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स अंदाजे के मुताबिक आते हैं तो समझो कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है और अंदाज़ा सही साबित हो जाएगा, ठीक है। अगर तो गलत साबित होता है तो फिर अंदाज़ा फिर से लगाया जाएगा, एक और हाइपोथेसिस दी जाएगी, एक और स्टेटमेंट दी जाएगी, फिर से जो है ना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। तब जब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे जब तक हाइपोथेसिस सच साबित नहीं हो जाती। इसलिए हाइपोथेसिस की कंपोनेंट है। और हाइपोथेसिस को बनने के लिए जो है वो रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब रीजनिंग दो टाइप्स की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल मूव करती है, ठीक है। कैसे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना प्लांट के सेल की डिस्कवरी हुई थी कि जो प्लांट्स हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स हैं, कि वो सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये भी सेल से मिलकर बने हैं। बाद में पता चला यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक सेल्स पर ही डिपेंड करते हैं और वो भी जिंदा हैं, ठीक है। इसलिए तो यूनिसेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या थी, स्पेसिफिक बातें थी कि प्लांट सेल से बने, एनिमल सेल से, स्पेसिफिक बातें थी। यूनिसेल्यूलर भी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें कंप्लीट लाइफ है। अब इन सब को एक जनरल आइडिया दे दिया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये क्या दे दिया गया, इंडक्टिव एक रीजन दे दिया गया, जो कि आपने देखा खास से उसने एक आम बात की तरफ मूवमेंट की, ठीक है। तो इस तरह की रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि शार्क इज़ अ फिश, कि शार्क एक मछली है, ठीक है। और सारी की सारी मछलियों पर क्योंकि जो है स्केल्स होते हैं तो शार्क की स्किन पर भी स्केल्स होंगे। इस तरह से भी आप इसकी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। दूसरा डिडक्टिव है, जो थोड़ा सा इसमें आप इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी बात, डिडक्टिव रीजनिंग को आपने याद भी रखना है और इसकी डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ निशानियां भी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो रीजनिंग इंडक्टिव है या डिडक्टिव है तो आप इस निशानी को याद रख लें कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमेशा इफ़ एंड देन स्टेटमेंट जो है ना इस्तेमाल होने वाली है, और ये जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेगी। कैसे कि जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है, आल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन इफ़ एंड देन स्टेटमेंट के जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेगी, और इसमें इफ़ एंड देन स्टेटमेंट होगी। तो आप समझ जाना कि ये डिडक्टिव रीजनिंग है। अब थोड़ी एग्जांपल इसकी मैं आपको देके समझाता हूँ मलेरियल केस के हिसाब से कि इफ़ प्लाज्मोडियम, देखें इफ आ रहा है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर, यहाँ शुड भी लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की
तो जितने भी पेशेंट्स हैं मलेरियल पेशेंट्स, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है। तो ये एक डिडक्टिव रीजनिंग दे दिया गया, सही है। तो अब वो क्या करेंगे, जो हाइपोथेसिस बनी थी कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, उस हाइपोथेसिस पर अब आगे चलकर क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। Experiment is the practical performance of scientists to identify real cause of problem based on inductive or deductive reasoning. एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है साइंटिस्ट की, क्या कि आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम को किस पर बेस्ड हो के इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि सबसे पहले तो भाई एक साइंटिस्ट था, जब ये बीमारी फैली तो उसने मलेरियल पेशेंट को देखा था, ठीक है, ऑब्जर्व किया था, और उसे ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में उसे प्लाज्मोडियम मिला, ठीक है। तो उसने एक हाइपोथेसिस दे दी, इंटेलिजेंट गेस दे दिया कि भाई प्लाज्मोडियम वजह हो सकती है किसकी, मलेरिया की, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा और एक रीज़न, इंडक्टिव रीजनिंग दी कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो बाकी सारे जितने भी पेशेंट हैं मलेरियल, उन सब के ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने रीजनिंग दिया। अब इस बात को प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किया जाएगा, यानी कि अब सारे के सारे जो है ना, उन्होंने ये जो बात कही थी कि सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए जिनको मलेरिया है, तो इस बात को सच या झूठ साबित करने के लिए अब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो तरह के टेस्ट होंगे। उन्होंने मलेरियल केस में क्या किया था, 100 लोग जो है ना वो ले लिए थे हेल्दी पेशेंट, जिन्हें कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया, और 100 लोग उन्होंने ले लिए थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो मलेरियल पेशेंट थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इनके भी और इनके भी क्या लिए, ब्लड सैंपल्स लिए। ब्लड सैंपल ये मालूम करने के लिए कि भाई अगर मलेरियल पेशेंट एक के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो इन सब के ब्लड में भी होना चाहिए, और इनमें ये चेक किया कि क्या प्लाज्मोडियम इनके ब्लड में तो नहीं है, ठीक है। तो फिर ये बात सच साबित हो जाने वाली थी कि प्लाज्मोडियम की वजह है जो है वो मलेरिया की या नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट डन कर लिया, इन लोगों के ब्लड को भी, सैंपल्स को भी चेक कर लिया, इनको भी चेक कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट के बाद बायोलॉजिकल मेथड का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, कहते हैं कि रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ होगा वो रिटन फॉर्म में यहाँ पर हमें रिजल्ट में पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सबमिट करवा दिया जाएगा। क्या होगा, अब क्या हुआ था मलेरियल केस में रिजल्ट क्या आया था, ये आया था कि इन मलेरियल केस इट वाज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यानी मलेरियल पेशेंट के ग्रुप में प्लाज्मोडियम था, ठीक है। एंड कंट्रोल्ड ग्रुप वाज फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम, और कंट्रोल्ड ग्रुप के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या फैसला लिया, क्या फैसला निकला, वो कंक्लूजन में आता है। जब हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है ना, वो होता है हमारे पास कंक्लूजन, ठीक है। लिखा हुआ फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड है कंक्लूजन। अब यहाँ पर क्या होगा, हियर रिजल्ट्स आर एनालाइज, यहाँ पर सारे के सारे रिजल्ट जो भी आए हैं उनको अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है। कहते हैं कि इफ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड राइट, अगर तो हाइपोथेसिस सच साबित हो जाती है, सही साबित हो जाती है, इट्स ग्रेट, ठीक है, वही हाइपोथेसिस मान ली जाएगी। अगर हाइपोथेसिस सच साबित नहीं होती, देन अनदर हाइपोथेसिस विल बी गिवन, फिर कोई और हाइपोथेसिस दी जाएगी कि भाई अगर लेट्स सपोज मैं जैसे आपको पहले समझाया था कि लोगों ने शुरू में कोरोना वायरस के केस में ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि जो कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी है, ये उन लोगों में फैल रही है या उन लोगों की वजह से फैली जिन्होंने बैट खाया था। फिर बाद में ये पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था, बैट के यानी चमगादड़ के खाने से ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस चेंज की, फिर पता लगा था कि ये जो बीमारी है ये एक वायरस की वजह से हो रही है। लाइक मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर इस बात को सच मान, इस पहले ये बात देखते कि लोगों ने कहा कि जो ना कोरोना वायरस है वो बैट के खाने से हो रहा है जी, फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए, रिजल्ट ये आया कि बैट के खाने की वजह से जो है ना कोरोना वायरस नहीं हो रहा, सही है। तो ये हाइपोथेसिस गलत साबित होगी। फिर किसी और कोई और बंदा आता है और वो ये कहता है कि जो जो मतलब कि ज़्यादा डार्क चॉकलेट लोग खाते हैं ना, इसकी वजह से जो है ना जो कोरोना वायरस है वो फैला है। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये बात सच साबित हो गई कि डार्क चॉकलेट खाने की वजह से जो है ना वो
कोरोना वायरस हुआ है। ये जैसा आपको समझाने के लिए कहने का मकसद है कि अगर एक हाइपोथेसिस गलत हो जाती फिर दूसरी हाइपोथेसिस आएगी, ठीक है, दूसरी हाइपोथेसिस आएगी, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, अगर वो सच साबित होती है तो फिर उसको एक उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट होंगे, फिर उसको जो है ना एक थ्योरी मान लिया जाता है। लेकिन जब कंक्लूजन होती है, कंक्लूजन के बाद मलेरियल केस में देखते हैं कि मलेरियल केस में जब सारे रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया गया, तो क्या कंक्लूजन दिया गया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, हमारा ये कंक्लूजन निकला और यहाँ पर हमारा साइंटिफिक मेथड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ साइंटिफिक मेथड खत्म। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को जो अभी अभी साइंटिस्ट ने किया, बार बार डिफरेंट लोग अपना कर देखें और रिजल्ट उनको सेम मिलेगा, तो उस चीज को फिर क्या कह दिया जाएगा कि ये एक थ्योरी बन चुकी है। अब थ्योरी की छोटी सी डेफिनेशन ये है कि साइंटिफिक थ्योरीज आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। कि साइंटिफिक थ्योरीज जो है ना बहुत ही हाईली रिलायबल एक्सप्लेनेशन होती हैं किसी भी नेचुरल फिनोमेना की, ठीक है। और थ्योरी, ऐसी थ्योरी आगे चलकर क्या होता है कि ऐसी थ्योरी जो कभी भी चेंज ना हो, वो हमेशा पूरी जिंदगी सेम रहने वाली हो, तो उसे एक लॉ बना दिया जाता है या प्रिंसिपल बना दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है लॉ? इट इज द कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी, कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। आज का जो हमारा टॉपिक था वो भी यहीं पर कंप्लीट होता है, और आज का जो हमारी चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, ये भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उनके आंसर भी उसमें दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह जो है ना वो मज़ीद ईजी से ईजी तरीन करके वीडियोज़ बनाता रहूँ। एंड अल्लाह हाफिज़।